हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो रहने वाली है ऑन इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस। इस सीरीज में हम 200 से ज्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और ये इस सीरीज का पार्ट 1 है जिसमें हम लगभग 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चंस के लेवल ऑफ डिफिकल्टी की अगर हम बात करें तो इसमें इजी क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं, मीडियम टू टफ क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं, बिकॉज ये सभी प्रकार के एग्जाम्स को देखकर बनाए गए हैं और ये सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल हैं। इसमें मैंने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाए जाने वाले सभी पेपर्स को इंक्लूड करने की कोशिश की है, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर हम सेपरेट एमसीक्यू सीरीज बना चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है The function of a state is not to promote morality but to remove obstacles from the way of good life. The above view is attributed to. ये किनका मानना है कि स्टेट का फंक्शन होता है ना कि मोरालिटी को प्रमोट करना बल्कि गुड लाइफ के वे में जो भी अड़चने हैं या ऑब्स्टिकल्स हैं उनको रिमूव करना। ऑप्शंस हैं ए न्यू आइडियलिस्ट्स, बी फैसिस्ट्स, C. Utilitarians या D. Anarchists. So good life की बात कौन करते हैं? The right answer is option C. Utilitarians. ये व्यू पॉइंट रिलेट किया जाता है यूटिलिटेरियंस के साथ, जिन्हें हिंदी में उपयोगितावादी कहते हैं। The next question is, who among the following have given sleeping dogs theory of democratic culture? स्लीपिंग डॉग्स थियोरी किसके द्वारा दी गई है? ए लुशियन पाई एंड रॉबर्ट ई वॉर्ड, बी जेम्स एस कोलमैन एंड मायरन वाइनर, सी जेम्स सी चार्ल्सवर्थ एंड एफ डब्ल्यू रिक्स या डी आलमंड एंड वर्बर। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी आलमंड एंड वर्बर। स्लीपिंग डॉग्स थियोरी कहती है कि सिटीजन्स यूजुअली सोए रहते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज के मामले में, लेकिन वो तभी जागते हैं अगर सरकार कोई गलत कार्य करे, कोई गलत नीति अपनाए या कोई गलत डिसीजन ले, और फिर वो सिटीजन्स उस गलत नीति के खिलाफ आवाज उठाते हैं, बढ़ चढ़ के पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं और अपनी वोट का प्रयोग करके उस सरकार को पावर से बाहर करते हैं। इस थियरी का ये भी मानना है कि अगर लोगों का पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन लो है तो उसका मतलब ये है कि वो अपनी गवर्नमेंट से सैटिस्फाइड है। कीप दिस थियरी इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से क्या सही से मैच नहीं है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ अ गवर्नर अंडर आर्टिकल 158। ऑप्शन बी है dismissal of a governor by the president mentioned in article 156 clause 2। तो एक तरफ आपको आर्टिकल्स बताए गए हैं और दूसरी तरफ बताया गया है कि उन आर्टिकल्स की क्या प्रोविजंस हैं। ऑप्शन सी है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर अंडर आर्टिकल 171 clause 5 या ऑप्शन डी पावर ऑफ द गवर्नर टू रेकमेंड मनी बिल अंडर आर्टिकल 207। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, किस आर्टिकल का प्रोविजन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डिसमिसल ऑफ अ गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 156 क्लॉज 2 प्रेसिडेंट द्वारा गवर्नर के डिसमिसल की बात करता ही नहीं है, बल्कि ये आर्टिकल तो कहता है कि एक गवर्नर अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे सकता है, वो अपने ऑफिस से रिजाइन कर सकता है बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 इज हु प्रेजेंट्स द सिंथेसिस ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड आइडियलिज्म? इनमें से किसने इंडिविजुअलिज्म और आइडियलिज्म का एक सिंथेसिस प्रेजेंट किया है? ऑप्शन ए है टी.एच. ग्रीन, बी है हॉब्स, सी है हीगल और ऑप्शन डी है बेंथम। The right answer to this question is option A, T.H. Green. T.H. Green जो थे वो एक ब्रिटिश आइडियलिस्ट थे। उनका मानना था that to make the best of life of an individual, one must have freedom.
और साथ ही साथ राइट्स भी होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, Who defined political science as that part of social science that which treats the foundations of the state and the principles of the government? किसने पॉलिटिकल साइंस को डिफाइन किया है सोशल साइंस के एक ऐसे पार्ट के तौर पर जो कि स्टेट्स की फाउंडेशन या आधार की बात करता है और साथ ही साथ सरकार के सिद्धांतों की बात करता है? ऑप्शन ए पॉल जेनेट, बी वीवी डायक, सी गेटल या डी none of the above. The right answer is option A, Paul Jennett. Question number 6. Arrange in the correct sequence of the following in the Aristotle's theory of causation. इस क्वेश्चन में हमें एरिस्टोटल ने जो अपनी थियोरी ऑफ कॉसेशन दी है उसमें जो उन्होंने 4 कॉजेज बताए हैं उन्हें करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। फर्स्ट इज मटेरियल कॉज, सेकंड इज फॉर्मल कॉज, थर्ड इज फाइनल कॉज एंड द फोर्थ इज एफिशिएंट कॉज। इनको हमें सही सीक्वेंस में अरेंज करना है। बेसिकली एरिस्टोटल ने अपनी थियोरी ऑफ कॉसेशन में ये बताया है दैट हर चीज एक एंड की तरफ जा रही है और इसके थ्रू उन्होंने कोशिश की है ह्यूमन एक्सपीरियंस को समझने की ऑफ द फिजिकल नेचर। तो सबसे पहला जो उन्होंने कॉज बताया दैट इज मटेरियल कॉज, देन उन्होंने बताया है एफिशिएंट कॉज, फिर बताया है फॉर्मल कॉज फॉलोड बाय द फाइनल कॉज। सो द राइट सीक्वेंस इज दिस और हमारा जो इसका सही आंसर बैठेगा वो है ऑप्शन डी 1 4 2 3। Question 7. The concept of de-development while analyzing the revolutionary uprisings in developing countries is associated with. De-development का जो concept है वो किससे related है? De-development का जो concept है वो analyze करता है जो developing countries में revolutionary uprisings होती हैं। Option A है Huntington, B. A.G. Frank, C. Charles de Gaulle, D. Karl Popper. The right answer is option A, Huntington. ये एक important concept है, so keep this in mind. Question number 8. Which of the following statements are correct? इसमें हमने बताना है कि कौन सी statement सही है. The heartland theory was given by Halford John Mackinder in 1904. ये पहली statement है. Second, it says that whosoever controls Eastern Europe controls the heartland and further dominates the world. जो Eastern Europe को कंट्रोल करता है वो heartland को कंट्रोल करता है और further world को dominate करता है। ये क्वेश्चन बेसिकली heartland theory से रिलेटेड है। तीसरी थियरी है that the heartland lay at the center of the world island stretching from the Volga to the Yangtze and from the Himalayas to the Arctic. तो इसमें heartland का एरिया बताया गया है ये कहाँ से कहाँ तक है। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम ये वोल्गा से लेकर यांगजी तक है एंड फ्रॉम हिमालयाज टू द आर्कटिक। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, पहली दूसरी सही है, दूसरी तीसरी सही है, तीनों सही है या सिर्फ पहली तीसरी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही है। हार्टलैंड थियरी किसने दी थी? हाल्फोर्ड जॉन मैकाइंडर ने दी थी, 1904 में दी थी। बेसिकली हार्टलैंड थियरी क्या कहती है? ये एक ऐसे एरिया की बात करती है कि जो उस एरिया को कंट्रोल करेगा वो दुनिया की लगभग 50% जो रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करेगा और साथ ही साथ वर्ल्ड को भी वो डोमिनेट करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। जो भी ईस्टर्न यूरोप को कंट्रोल करता है वो हार्टलैंड को कंट्रोल करेगा और वर्ल्ड को डोमिनेट करेगा। इट लेज एट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड आइलैंड। सो ऑल द 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 इज न्यू वॉर्स इज अ टर्म एडवांस्ड बाय। न्यू वॉर्स जो टर्म है वो किसने दी है, किसने एडवांस करी है? ए विलियम कोहेन, बी मैरी कैल्डो, सी हेडले बुल या डी रेमंड एरन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मैरी कैल्डोर। उन्होंने इस टर्म को यूज किया है जो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा है उसमें जिस प्रकार का जो वॉरफेयर है उसको रेफर करने के लिए। क्वेश्चन 10 लेबेनस्ट्रॉम इज द कंपोनेंट ऑफ विच आइडियोलॉजी। लेबेनस्ट्रॉम जो है वो किस आइडियोलॉजी का एक पार्ट है? ए कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी,
बी नाजी आइडियोलॉजी, सी फैसिस्ट आइडियोलॉजी या डी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नाजी आइडियोलॉजी। नाजी आइडियोलॉजी में जो एक्सपेंशनिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको लेबेंसरॉम कहा गया है। एक्सपेंशनिज्म को हिंदी में कहते हैं विस्तारवाद, तो विस्तारवाद को लेबेंसरॉम कहा गया है नाजी आइडियोलॉजी में। क्वेश्चन 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ जस्ट वॉर? इनमें से क्या एक जस्ट वॉर का क्राइटेरिया नहीं है? हिंदी में जस्ट वॉर को कहते हैं न्यायपूर्ण युद्ध। ऑप्शंस आर ए बी proportionate, बी pursued for just intent, सी बी authorized by a sovereign prince और डी बी undeclared. So the right answer is option D, B undeclared. जस्ट वॉर जो है वो प्रोपोर्शनेट होती है, यानी कि जो वायलेंस है वो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, एक प्रॉपर रेशियो में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा कैजुअलिटीज हो जाए, बहुत ज्यादा लोग मारे जाएं, क्योंकि ऐसी जीत का भी कोई फायदा नहीं है जिसमें बहुत सारी जानें चली जाएं। ये एक जस्ट कॉज के लिए होनी चाहिए, चाहे वो राइट्स का प्रोटेक्शन हो या लोगों की लाइफ का प्रोटेक्शन हो। जस्ट वॉर को एक सॉवरेन प्रिंस द्वारा ऑथराइज भी किया जाना चाहिए, ऐसा सेंट एक्विनास ने कहा है। उनका मानना है कि जस्ट वॉर शुड बी ऑथराइज्ड बाय अ सॉवरेन प्रिंस। ऐसी वॉर को प्रिंस की अथॉरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज वेल, और यहाँ पर ऑप्शन है इट शुड बी अनडिक्लेयर्ड। तो ये क्राइटेरिया नहीं है जस्ट वॉर का। Question number 12. One of the significant contributions to Marxism in the 20th century is the conception of the intellectuals developed by the intellectuals का जो concept है वो किसके द्वारा develop किया गया है, और जो कि मार्क्सिज्म को एक बहुत ही important contribution है। ऑप्शन ए है लेनिन, बी है अल्थुसर, सी है स्टालिन या डी है ग्राम्सी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ग्राम्सी। ग्राम्सी ने द इंटेलेक्चुअल्स का कॉन्सेप्ट दिया है, जो कहता है कि हर इंसान के पास इंटेलेक्ट है, हर इंसान के पास बुद्धि है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने इंटेलेक्ट का बाकी लोगों से ज्यादा प्रयोग करते हैं, ज्यादा अच्छे से अपने इंटेलेक्ट का प्रयोग करते हैं, उनको वो इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंस प्रिंसिपल सजेस्ट्स। डिफरेंस प्रिंसिपल जो है वो क्या सजेस्ट करता है? ए that differences in income and wealth are justified on the grounds of merits and natural endowments of individuals. जो इनकम और वेल्थ में डिफरेंसेस हैं वो मेरिट्स के बेसिस पर जस्टिफाइड हैं, कि अगर कोई ज्यादा अमीर है वो इसलिए है क्योंकि उसमें मेरिट है। बी that differences in income and social position can be justified on the grounds of maximization of utilities. आय को लेकर या सोशल पोजीशन को लेकर जो डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं वो इस बेसिस पर जस्टिफाइड हैं कि कोई यूटिलिटीज को अच्छे से मैक्सिमाइज करता है, को नहीं कर पाता है। सी दैट इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ आर जस्ट ओनली इफ दे आर ऑफ ग्रेट बेनिफिट टू द लीस्ट एडवांटेज्ड। इनकम और वेल्थ में जो इनइक्वालिटी है वो तभी और तभी जस्टिफाइड है अगर इससे जो समाज का लीस्ट एडवांटेज वर्ग है उसको एक बेनिफिट मिल रहा है। या ऑप्शन डी दैट इनइक्वालिटीज कैन बी जस्टिफाइड ऑन परेटोज प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी। इनइक्वालिटीज को हम परेटो का जो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी है उसके बेसिस पर जस्टिफाई कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, inequalities in income and wealth are just only if they are of the greatest benefit to the least advantage. आय के बीच में या वेल्थ के बीच में इनइक्वालिटी होना तभी जस्ट है अगर वो जो लीस्ट एडवांटेज होते हैं सोसाइटी के उनके ग्रेट बेनिफिट के लिए हैं, तब ये कहता है डिफरेंस प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फैसिज्म? इनमें से क्या फैसिज्म का एक एलिमेंट नहीं है? ए इट्स अ नेगेशन ऑफ लिबर्टी, बी it controls all industry and commerce, C it believes in totalitarianism, and D it's against the imperialism. The right answer is option D, it is against imperialism.
ये इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट नहीं है। Negation of liberty होना is an element of fascism, as well as there is control of all industries and commerce, and yes, it believes in totalitarianism, but it is not against imperialism. So option D is the right answer. Question number 15. Identify the correct sequence of the following input functions. जो नीचे इनपुट फंक्शंस दिए गए हैं इनको हमने करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। इनपुट आउटपुट फंक्शंस में भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो अगर आपने वो देखी होगी आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी इसको अरेंज करने में। 1 is political communication, 2nd is political socialization and recruitment, 3rd is interest aggregation and 4th is interest articulation। इन चारों को हमने अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट करना, फिर आता है इंटरेस्ट को एग्रीगेट करना, एंड देन इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट और एग्रीगेट करके कम्युनिकेट करना ताकि आउटपुट्स बनकर आ सके। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी 2, 4, 3 and 1. Question number 16. Who believes that national interest is a matter of interpretation and differs from statesman to statesman? किसका मानना है कि जो राष्ट्रहित है, जो नेशनल इंटरेस्ट है, वो एक इंटरप्रिटेशन का मैटर है, वो एक व्याख्या का मैटर है, और ये राजनेता से राजनेता पर डिफर करता है, डिफर्स फ्रॉम स्टेट्समैन टू स्टेट्समैन। ए स्प्राउट, बी केनेथ, सी स्पैरो और डी वॉसरमैन। The right answer is option D, Wasserman. Question number 17. In which case the Supreme Court held that the proclamation of national emergency can be challenged in a court? Supreme Court ने इनमें से कौन से केस में ये डिसाइड किया था कि नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन जो है उसको चैलेंज किया जा सकता है एक कोर्ट में? ऑप्शन ए है SR बोमई केस, बी है शंकरी प्रसाद केस, सी है केशवानंदा भारती केस, या डी है मिनर्वा मिल्स केस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिनर्वा मिल्स केस। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए कि जितने भी केसेस हैं पॉलिटिकल साइंस में, उन सभी केसेस को आपको अच्छे से याद करना है। ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18. What is the difference between vote on account and interim budget? Vote on account और interim budget का क्या डिफरेंस है? दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बतानी है कौन सी सही है, दोनों सही है या एक सही है या कोई भी सही नहीं है। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो ये कि जो वोट ऑन अकाउंट है ये किसके द्वारा यूज किया जाता है? ये रेगुलर गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया जाता है इस प्रोविजन को। वहीं जो इंटरिम बजट का प्रोविजन है वो एक केयर टेकर गवर्नमेंट द्वारा यूज किया जाता है। दूसरी स्टेटमेंट है कि जो वोट ऑन अकाउंट है ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से डील करता है, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं इन द गवर्नमेंट्स बजट उनसे डील करता है। वेराज जो इंटरिम बजट है इसमें ना ही सिर्फ एक्सपेंडिचर आता है, ना ही सिर्फ खर्चे आते हैं, बल्कि प्राप्तियां या रिसीट्स भी आती हैं। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ओनली द सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। वोट ऑन अकाउंट जो है वो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर से डील करती है, वेराज इंटरिम बजट जो है वो एक्सपेंडिचर और रिसीट्स दोनों से डील करता है। क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर यूटीज? यूनियन टेरिटरीज के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए, द रिलेशनशिप विद सेंटर इज फेडरल, बी, दे हैव ऑटोनॉमी, सी, देयर एग्जीक्यूटिव हेड इज द गवर्नर, या डी, नन ऑफ द अबव। So the right answer is option number D, none of the above. Because UTs का जो रिलेशन है सेंटर के साथ वो यूनिटरी है, ना कि फेडरल। They do not have autonomy, तो ये भी गलत हुआ, पहला भी गलत हुआ। Third, their executive head is the governor. No, governor is not the head. It's the lieutenant general or the administrator. तो कोई भी इसमें से सही नहीं है। Question number 20. James Mill was the staunch advocate of legitimate form of a government through.
जेम्स मिल इनमें से कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के सपोर्टर थे? ए लिबरल डेमोक्रेसी, बी क्लासिकल लिबरल प्रिंसिपल्स, सी पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी या डी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। जेम्स मिल पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे। क्वेश्चन नंबर 21 फॉर लॉक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट? लॉक के लिए इनमें से क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सही नहीं है? आपको ये बताना है कि गलत क्या है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट वंस मेड इज इररिवोकेबल, एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो हटाया नहीं जा सकता। सेकेंड, कॉन्ट्रैक्ट टू विच ईच जनरेशन मस्ट नॉट कंसेंट, हर जनरेशन को बार बार कंसेंट देने की जरूरत नहीं है। सी, कॉन्ट्रैक्ट इन विच men give up some of the rights they possessed in the state of nature, स्टेट ऑफ नेचर में जो लोग कुछ राइट्स पोजेस करते थे वो उन्हें गिव अप करने पड़ सकते हैं। डी, कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट पुट एन एंड टू द लॉ ऑफ नेचर, कॉन्ट्रैक्ट से लॉ ऑफ नेचर एंड नहीं होता है। तो इनमें से क्या गलत है? इसमें ऑप्शन बी गलत है, इट इज नॉट ट्रू। लॉ का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि ईच जनरेशन यानी कि हर जनरेशन को कंसेंट देना पड़ता है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सो ऑप्शन बी विच सेज दैट कॉन्ट्रैक्ट टू विच ईच जनरेशन मस्ट नॉट कंसेंट इज रॉन्ग हियर, जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू नॉर्दर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पावर? एनएनसीपी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है रिगार्डिंग द रेलेवेंस ऑफ नैम? ऑप्शंस है ए एम एस राजन, बी एस डी मुनी, सी ए पी राणा या डी मुचकुंद दुबे? The right answer is option C, A.P. Rana, who's given the concept of New Northern Concept of Power or NNCP regarding the relevance of NAM. Question number 23, what was meant by the term New World Order? New World Order का मतलब क्या है? A, a new democratic internationalism led by the United States. B, a new balance of power between the US and China. C, a global economic framework. Or D, a new era of globalization. So what is meant by the term New World Order? The right answer is option A, a new democratic internationalism led by United States. देखिए वैसे तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेके काफी सारी इंटरप्रिटेशंस है, अलग अलग तरीकों से इसे यूज किया जाता है, बट यूजुअली ये रेफर किया जाता है किसके लिए? जो कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जो इंटरनेशनल सिनेरियो एग्जिस्ट हुआ उसको रेफर किया जाता था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से। तो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा कैसी थी? जिसमें यूएसए का डोमिनेंस था, उन्होंने लीड किया था एक नए डेमोक्रेटिक इंटरनेशनलिज्म को, और उसी के लिए टर्म यूज की जाती है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एससीओ आर ट्रू? इसमें से एससीओ के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1, इट इज द सक्सेसर टू शंघाई 5, ये शंघाई 5 का सक्सेसर है, फॉर्म्ड इन 1996 बिटवीन चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान। 2, it was formed when the 6 states signed a declaration establishing the Shanghai Cooperation Organization on 15th of June 2001. And 3, India and Pakistan became its members in 2016. हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तीनों की तीनों सही हैं, फर्स्ट एंड थर्ड सही है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, या सेकंड एंड थर्ड जो है वो सही है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1 and 2 आर करेक्ट। ये वाकई में शंघाई 5 का एक सक्सेसर है जो कि 1996 में फॉर्म हुआ था। इट वाज फॉर्म्ड व्हेन द 6 states signed a declaration establishing the SCO। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर 2016 में नहीं बने थे, इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर्स बने थे 2017 में। दैट्स वाई जो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टार वॉर्स आर ट्रू? ये सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो अब बताना है कि स्टार वॉर से रिलेटेड इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि ये निकनेम था स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव का या SDI का। सेकेंड, इट वाज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट यूएसए फ्रॉम अटैक बाय बैलिस्टिक स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स। इसका इंटेंशन था यूएसए को प्रोटेक्ट करना न्यूक्लियर वेपन से। थर्ड स्टेटमेंट, द कॉन्सेप्ट वाज अनाउंस्ड ऑन March 23, 1983 बाय प्रेसिडेंट जिमी कार्टर। इसे जिमी कार्टर ने अनाउंस किया ऑन 23 मार्च। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 and 2। अगेन जो पहली स्टेटमेंट है वो सही है कि ये निकनेम था एसडीआई का, इसका इंटेंशन था यूएसए को प्रोटेक्ट करना न्यूक्लियर वेपन से, लेकिन तीसरी स्टेटमेंट गलत है। ये कॉन्सेप्ट जिमी कार्टर ने अनाउंस नहीं किया था। ये अनाउंस किसके द्वारा किया गया था? ये अनाउंस किया गया था रोनाल्ड रीगन द्वारा, हालांकि डेट सही है। सिलेक्ट द रॉन्ग वन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमें जो रॉन्ग ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है, सही को नहीं सिलेक्ट करना है। एक्सरसाइजेस बताई गई हैं और किन देशों के बीच में होती हैं वो बताई गई हैं। तो पहला है ऑप्शन ए ऑपरेशन रेड फ्लैग, इंडिया और यूएसए के बीच में। बी है एक्विवरन बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस। सी नसीम अल बहर बिटवीन इंडिया एंड ओमान। या डी गरुड़ शक्ति बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। इसमें से हमें बताना है कि गलत कौन सी है। इसमें से गलत है ऑप्शन बी एक्विवरन। इंडिया और मॉरिशस के बीच में नहीं है ये इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 27, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बार्गेनिंग थियरी। इनमें से कौन बार्गेनिंग थियरी से रिलेटेड नहीं है? जेएफ नैश, थॉमस शेलिंग, केनेथ वॉल्स या डी रॉजर फिशर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी केनेथ वॉल्स। केनेथ वॉल्स इससे नहीं रिलेटेड है। जेएफ नैश बार्गेनिंग थियरी से रिलेटेड है, शेलिंग रिलेटेड है, रॉजर फिशर रिलेटेड है, लेकिन वॉल्स रिलेटेड नहीं है। Question number 28, which innovative discussion process is introduced by the Indian Parliament to the world parliamentary systems? इनमें से कौन सा ऐसा डिस्कशन का प्रोसेस है जिसको भारतीय पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया है टू द वर्ल्ड पार्लियामेंट? तो इनमें से कौन सी प्रक्रिया भारत की पार्लियामेंट की देन है? ए क्वेश्चन आर, बी 0 आवर, सी रेजोल्यूशंस और डी प्रेसिडेंशियल स्पीच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 0 आवर। 0 आवर जो है भारत की पार्लियामेंट की एक देन है। 0 आवर इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 12 बजे शुरू होता है। और ये किस लिए होता है? ये होता है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं उनकी तरफ ध्यान लाने के लिए, एंड दे आर आस्क्ड विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ प्रायर परमिशन। क्वेश्चन नंबर 29, द टर्म कैबिनेट इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैबिनेट टर्म को कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? ए आर्टिकल 74, बी आर्टिकल 75, सी आर्टिकल 352 और डी नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से आपको बताना है कैबिनेट किस में मेंशन्ड है ये जो टर्म है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी आर्टिकल 352। 352 आर्टिकल का जो क्लॉज 3 है वो कैबिनेट शब्द को मेंशन करता है। It states that the president shall not issue a proclamation unless the union cabinet communicates him in writing that such a proclamation may be issued. तो यहां पर आता है कैबिनेट का मेंशन। Question number 30, a president's rule can be imposed in a state under the provisions of। 4 आर्टिकल्स यहां दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन कौन से आर्टिकल्स के आधार पर प्रेसिडेंट के रूल को इम्पोज किया जा सकता है एक स्टेट में। 1 आर्टिकल 356, 2 आर्टिकल 360, 3 आर्टिकल 352, 4 आर्टिकल 365। तो इनमें से हमें बताने की कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं। सिर्फ पहला है, पहला तीसरा है, पहला और चौथा है, या फर्स्ट एंड सेकेंड है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 4। आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 के तहत प्रेसिडेंट के रूल को इम्पोज किया जा सकता है। आर्टिकल 365 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन imposes the president's rule on a state that fails to comply with the directions that are given to it by the union government। अगर कोई स्टेट यूनियन गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करती है या उनकी डायरेक्शन से कंप्लाई नहीं कर पाती हैं तो प्रेसिडेंट वहां पर इमरजेंसी लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट है कि बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी वो अपॉइंट की गई थी 1957 में। दूसरी स्टेटमेंट है कि अशोक मेहता कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1977। थर्ड स्टेटमेंट है कि जीवीके राव कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1986 एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज एलएम संघवी कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1987।
तो इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1, 3 and 4. बलवंत राय मेहता committee was appointed in 1957. GVK Rao committee submitted its report in 1987. वो भी सही है। LM Sanghvi committee submitted its report in 1987. That is also true. But Ashok Mehta committee submitted its report in 1977 is false. It was submitted in 1978, not 1977. Question number 32. What will follow if a money bill is substantially amended by the Rajya Sabha? क्या होगा अगर एक मनी बिल को राज्यसभा द्वारा अमेंड कर दिया जाए? ए, लोकसभा जो है वो प्रोसीड करेगी उस बिल के साथ, एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ राज्यसभा। हो सकता है वो राज्यसभा की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर ले, हो सकता है ना करे। बी, द लोकसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल फर्दर, लोकसभा बिल को फर्दर कंसिडर नहीं करेगी। सी, the Lok Sabha may send the bill to the Rajya Sabha for reconsideration. Or D, the President may call a joint sitting for passing the bill. इसमें से हमें बताना है कि क्या ऑप्शन सही होगा। The right answer is option A. लोकसभा जो है वो बिल के साथ प्रोसीड करेगी, जरूरी नहीं है कि वो राज्यसभा की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करे ना करे। Question number 33. Who among the following philosophers considers liberty as obedience to law? यानी कि लॉ के प्रति obedience दिखाना लिबर्टी है। ऐसा कौन से फिलोसोफर का मानना है? ए, हीगल, बी, कैंट, सी, स्पेंसर या डी, ग्रीन? The right answer is option A, Hegel. He considers liberty as the obedience to law. Next question. Who said kinship creates society and society at length creates the state? फैमिली टाइज जो है वो सोसाइटी क्रिएट करती हैं और सोसाइटी जो है वो स्टेट क्रिएट करती है। ऐसा किसका मानना है? आर्गेटिल का, हेनरी मेन का, R.M. मैकाइवर का या जी ऑस्टिन का? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, R.M. मैकाइवर, who believes that the kinship creates society and society at length creates the state. Question number 35. Which year has been designated as the ASEAN-India Friendship Year? कौन से ईयर को ASEAN India Friendship Year designate किया गया है? A, 2021, B, 2020, C, 2023 या D, 2022? The right answer is option D, 2022. 2022 को आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर इसलिए डिक्लेयर किया गया क्योंकि इस साल भारत और आसियान के डायलॉग रिलेशंस के 30 इयर्स पूरे हो गए। Question number 36. Which international tribunal has the right to prosecute individuals for war crimes and crimes against humanity? किस इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल के पास राइट है इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करने का वॉर क्राइम्स के लिए और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम्स के लिए? ए, यूएन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, बी, यूनाइटेड नेशंस प्रोसिक्यूशन काउंसिल, सी, आईसीसी और द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या डी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। क्वेश्चन 37. ऑपरेशन स्टीपल चेज इज? ऑप्शन स्टीपल चेज क्या है? A, it was against the 2008 Mumbai terror attacks. B, to evacuate Indian citizens from Ukraine. C, combined operations against the Naxalites. और D, to curb the militancy in Punjab. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, combined operations against the Naxalites. So ऑपरेशन जो स्टीपल चेज है वो 1971 में अनाउंस किया गया था against the Naxalites. Question number 38. Dayton Accord was signed to solve the problem of? Dayton Accord किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइन किया गया था? ईस्ट तिमूर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बोस्निया की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोसोवो की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बोस्निया। डेटन अकॉर्ड को साइन किया गया था बोस्निया की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और ये कब साइन हुआ था? 1995 में।
क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट आर द गोल्स ऑफ क्रिटिकल थियरी? क्रिटिकल थियरी के क्या क्या गोल्स हैं इनमें से? ए, टू मेंटेन द प्रेजेंट इंटरनेशनल ऑर्डर, प्रेजेंट इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन रखना. बी, टू चैलेंज द प्रिवेलिंग ऑर्डर, जो प्रिवेलिंग प्रेजेंट ऑर्डर है उसको चैलेंज करना. एंड टू इनैक्ट चेंज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ क्रिटिक, आंकलन करके उसमें चेंजेस लाना. C, to support traditional theories in their problem-solving goals, or D, none of the above. So the right answer is option B, to challenge the prevailing order. जो present prevailing order है उसको challenge करना and enact change through a process of critique. और present order में changes लाना. कैसे लाना? Through a process of critique. आंकलन करके या assessment या analysis करके prevailing order में चेंजेस लाना. ये गोल होते हैं क्रिटिकल थियरी के. क्वेश्चन 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ 5 ग्लोबल कॉमन्स? इनमें से क्या ग्लोबल कॉमन्स में नहीं आता है? ए, द हाई सीज, बी, द एटमॉस्फेयर, सी, द डीप सी बेड, और डी, आर्कटिक रीजन. इट इज इजी बट इट इज कंफ्यूजिंग एज वेल. अंटार्कटिका में और आर्कटिक में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. So that's the reason I have asked this question here. The right answer is option D. The Arctic region is not a part of 5 global commons. Instead, it's the Antarctic. Sea Guardians 2 is a joint maritime exercise conducted between. Sea Guardians 2 कौन से देशों के बीच में एक maritime exercise है? A, Russia Pakistan, B, China Pakistan, C, India Japan, and D, India France. Correct answer is option B, China Pakistan. Question number 42, which one of the following is very harmful for the formation of a healthy public opinion? इनमें से क्या एक हेल्दी पब्लिक ओपिनियन की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है? A, yellow journalism, B, journalism, C, media, or D, radio. The right answer is option A, yellow journalism. Yellow journalism जो है वो एक healthy public opinion के बनने में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि yellow journalism में क्या होता है, न्यूज़ को exaggerate करके प्रेजेंट किया जाता है, जिससे लोगों के मन में एक healthy public opinion बनने की बजाय एक biased public opinion बनता है. न्यूज को फैक्ट्स की बजाय एक सेंसेशन की तौर पर प्रेजेंट किया जाता है. जरूरी नहीं है वो न्यूज सही हो ना हो, जस्ट लोगों का ध्यान खींचा जाता है इस तरीके के जर्नलिज्म के थ्रू. क्वेश्चन नंबर 43, द प्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ. प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में जो रिलेशन है वो किन प्रोविजंस के थ्रू गवर्न किया जाता है प्रेजेंटली? ए, 42nd Amendment Act, B, 48th Amendment Act, C, 54th Amendment Act, या D, 44th Amendment Act. इसका सही आंसर है ऑप्शन D, 44th Amendment Act, which determines the present relationship between the President and the Council of Ministers. Question number 44, which of the following are true of the Contingency Fund of India? कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड इनमें से क्या सही है? नीचे 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं. अगेन हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी सही नहीं है. फर्स्ट स्टेटमेंट, इट वाज क्रिएटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 267. कॉन्टिजेंसी फंड को आर्टिकल 267 के तहत क्रिएट किया गया था. इसको 1951 में क्रिएट किया गया था. ये है सेकेंड स्टेटमेंट. थर्ड, इट इज हेल्ड बाय द फिनेंस सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट. इस फंड को फिनेंस सेक्रेटरी होल्ड करते हैं प्रेसिडेंट के बिहाफ पर. एंड डी या फोर्थ, इट्स अमाउंट विल बी डिटरमिन्ड बाय द प्रेसिडेंट. इसका जो अमाउंट है वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है. तो कौन सी इसमें से स्टेटमेंट सही है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1 and 3. A is true or 1 is true. It was created under the provisions of Article 267. And 3, it is held by the Finance Secretary on the behalf of President. But it was not created in 351.
It was created in 1950. ये जो क्वेश्चन है ये मैचअप्स की फॉर्म में है. एक तरफ राइटर्स दिए गए हैं और एक तरफ उनका कॉन्सेप्ट या मॉडल दिया गया है. कौन सा राइटर कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है हमें ये बताना है. तो ऑप्शन ए है रॉबर्ट मिचल्स, बी जेम्स बर्नहैम, सी राइट मिल्स और डी हैरोल्ड लासवेल. और दूसरी तरफ मॉडल्स दिए गए हैं कम्युनिकेशन मॉडल, पावर एलिट्स, मैनेजरियल रेवोल्यूशन एंड द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की. तो कौन सा सही है. रॉबर्ट मिचल्स ने क्या दिया है. रॉबर्ट मिचल्स ने दिया है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की. जेम्स बर्नहैम ने क्या दिया है. ही इज एसोसिएटेड विद द मैनेजरियल रेवोल्यूशन. Whereas C. Wright Mills is associated with what? Associated with the power elites, and Harold Laswell is associated with the communication model. तो क्या सही बना. It should be 4, 3, 2 and 1, which is option C, 4, 3 and 2, 1. The Rise and Fall of Great Powers is written by किसने लिखी है ये. ए एडोल्फ हिटलर ने, बी पॉल कैनेडी ने, सी कॉलिन बार्कर ने या डी केनेथ वॉल्स ने. इसका सही आंसर है बी पॉल कैनेडी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें अगेन स्टेटमेंट्स हमें बतानी है कौन सी सही है कौन सी सही नहीं है. एंड इट्स रिलेटेड टू द UN clause or the UN Convention on Law of Sea. So the UN clause was signed at Vienna in 1982, which is the first statement. The second statement is the coastal states have sovereignty and jurisdiction over the territorial sea up to 12 nautical miles from its baseline. The third statement is each coastal state may claim an exclusive economic zone beyond and adjacent to its territorial sea up to 200 nautical miles from its baselines. So we have to tell which of the statements are true. The right answer is option D. Statement 2 and 3 are correct. UN Convention on Law of the Sea was not signed at Vienna. इसको वियना में नहीं बल्कि जमैका में साइन किया गया था. बाकी दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं. Coastal states have sovereignty and jurisdiction over the territorial sea up to 12 nautical miles. और coastal states के पास 200 nautical miles तक का एक exclusive economic zone होता है. Question number 48. The Balkan Peninsula is located in. Balkan Peninsula कहाँ located है. A. Central Europe में, B. Southern Western Europe में, C. Southeastern Europe में या D. None of these. The right answer is option C. The Balkan Peninsula is located in the southeastern Europe. In which committee the British concept of civil service neutrality is laid down? इनमें से कौन सी कमेटी में जो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी का उसका मेंशन किया गया. ए. मास्टरमैन कमेटी, बी. नॉर्थकोट ट्रेवलियन कमेटी, सी. एश्टन कमेटी या डी. फुलटन कमेटी. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मास्टरमैन कमेटी, जिसमें न्यूट्रलिटी के कॉन्सेप्ट को मेंशन किया गया. द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो. Which of the following was not a part of Millennium Development Goals approved by the United Nations General Assembly in 2000? इनमें से कौन सा MDGs का पार्ट नहीं है जो कि UN असेंबली द्वारा 2000 में अप्रूव किए गए थे. A. Achieving Universal Primary Education, B. Sharing of 2% of GDP by the rich countries for developmental aid, यानी कि जो रिच कंट्रीज हैं वो अपनी GDP का 2% डेवलपमेंटल एड में दें ताकि डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प हो सके. C. Ensuring environmental sustainability and D. Eradicating extreme poverty and hunger. The right answer is option B. Sharing of 2% of GDP by rich countries for development aid. It was not a part of MDGs, not at all. MDGs consisted of achieving universal primary education, ensuring the environmental sustainability and eradicating the extreme poverty and hunger. But nowhere did it mention sharing of 2% of GDP by the rich countries. तो ये थी आज की हमारे MCQ सीरीज का पार्ट 1.
तो ये था हमारी आज की पॉलिटिकल साइंस MCQ सीरीज का पार्ट 1। होप इट वाज बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के MCQs को हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इन्हें अगर पार्ट्स में हमने डिस्कस नहीं किया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाली है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल and please make sure to like these videos and share them with your friends and family. Thank you so much. आपका दिन शुभ हो।